हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मूलभूत संक्रियाओं एवं भिन्न के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक एमपी टेट रीट दोनों में ही है और आप दोस्त अच्छे से देख लें। इसमें से कम 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको जोड़ना, घटाना, भाग देना और प्लस करना तो सबको ही आता होगा, लेकिन कुछ स्पेशल होता है, कुछ संक्रियाएँ होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमें उनका पता होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं आज प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित नियम के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको दे रखा हो 1+2+3+4 ऐसे दे रखा हो दोस्तों, आपको पूछा गया इसका मतलब क्या होता है, आप बता देंगे। 1 2 3 होते हैं, 3 3 6 होते हैं, 6 और 4 10 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको पूछ लिया जाए कि 1+2+3+ डॉट 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 एन तक जोड़ा जाए, एन तक वो कितना भी हो सकता है, एन की जगह 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो इसका योग कैसे होगा दोस्तों? आप इस वाले क्वेश्चन को देखकर चकरा जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चकराने वाली बात नहीं है, सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1/2। दोस्तों यदि आपको क्रमागत दिया गया है 1+2+3+ डट करके एन तक दिया गया है, तो इसके जोड़ने का सीधा सीधा फंडा होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2 दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ तक ये जाएगा, वहाँ तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात आगे करते हैं। अब देखिए इसमें पहला दिया गया है प्रथम n सम संख्याओं का योग। दोस्तों आपको दे रखा होता है 2+4+6+ डट 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 डस ऐसे करके n तक, ये n तक 2n भी हो सकता है। तो इसका योग कितना होगा? क्योंकि आपको पता है ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है और आगे आने वाले भी सम संख्या है दोस्तों। तो इसका योग हम निकालते हैं n इंटू एन प्लस 1 वाले फॉर्मूले से दोस्तों। यदि यहाँ पर इसकी जगह 2n की जगह 50 है, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 50, यहाँ पर अगर 50 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी दोस्तों। तो हम आसानी से इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको फॉर्मूलों को निकाल के भी बता सकता हूँ ये फॉर्मूले कैसे आएंगे। यदि आपको किसी को गहनता से जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना, मैं आपको विस्तार रूप से भी बता दूंगा दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ कंपटीशन पास करना है, तो हमें अगर 2 फॉर्मूले याद भी कर लेते हैं तो क्या हर्ज है दोस्तों। तो इस वजह से पहले आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया होगा, ये वाला कर लिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। दोस्तों प्रथम n विषम संख्या का योग हमेशा होता है n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना इसको। अब इसका नेक्स्ट है n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसका नेक्स्ट दे रखा है n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना होता है। देखो यहाँ पर n तक की क्रमागत सम संख्या का योग पूछा गया था और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है n की क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये उसके 2 पे भी लगा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब दोस्तों आपको दे रखा हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश ऐसे करके n स्क्वायर तक दिया हो, तो हमें इसका क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है दोस्तों। हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा सीधा कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 दोस्तों। आप जैसे इसमें n की वैल्यू पुट करोगे तो अपना आंसर अपने सामने स्क्रीन पर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों यदि आपको दे रखा हो 1³ प्लस 2³ ऐसे करके रेज टू n³ दे रखा हो दोस्तों, आगे यदि हमें इसका योग ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला होता है जो आपका सिंगल होता था ना, जैसे ये वाला होता था, मैं आपको बता दूं, ये वाला n तक की क्रमागत प्राकृत संख्या योग। बस हमें करना क्या है, इसके ऊपर स्केल लगाना है दोस्तों, बस कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट दशमलव संख्याओं का जोड़। दोस्तों दशमलव संख्या का जोड़ कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको जूम कर देता हूँ, उस एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है
900.003 है ना। फिर नीचे 900.840। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि सपोज डैट यहाँ पर ये 0 की जगह 3 होता तो ये 3 है, किस में जोड़ते हम 4 में जोड़ते, फिर 6 में जोड़ते या 0 में जोड़ते, इस तरह से हम इसको ऐड करते। चूंकि यहाँ पर 3 बाद में दिया गया तो हम क्या करेंगे, मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर हमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने 0 क्यों लगाया है, 0 हमने इस 3 की वजह से लगाया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 अंक थे, यहाँ पर 2 अंक थे, यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 थे। तो हमें 3 करने के लिए, इसके जैसा बनाने के लिए हमने 0 0 लगा दिया, जिससे आप गलती न करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं और इनको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग इसको तो अच्छे से जानते होंगे। अब हम आगे चलते हैं। घटाना आपको आता ही है, दशमलव संख्याओं को घटाना आपको आ ही जाएगा। जैसे जिस तरह से जोड़ना होता है उसी तरह से घटाना भी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 3 थे तो यहाँ भी 3 थे तो यहाँ घटा लिया। यदि सपोज दैट यहाँ पर 2 होते, नीचे वाली में 2 होते तो अपन क्या करते, पीछे 0 लगा देते ऊपर वाले जैसा बनाने के लिए, है ना। अब आगे चलते हैं। गुणा करना आप लोगों को अच्छे से आता ही है। जैसे देखो 12 × 5 है, इसका मतलब होता है 12 को 5 बार क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये गुणा अच्छे से करना जानते ही होंगे, क्योंकि जब आप एमपीटेट रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये गुणा भाग जोड़ना ये तो सबको आता ही होगा। दशमलव संख्याओं का गुणा। अब दशमलव संख्या को दोस्तों गुणा कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा संक्षेप में। देखो दोस्तों, हम क्या, जैसे यहाँ पर 1.41 × 2.2 है, आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप 1.41 को 1.41 मत मानिए, आप उसको 141 मानिए, और 2.2 को 2.2 मत मानिए, इसको 22 मानिए। दोस्तों आप क्या करेंगे, 141 का 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो आंसर प्राप्त होगा उसमें बस आपको एक चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ पर 2.2 है, इसमें दशमलव के बाद में कितना है, 1 अंक है, और यहाँ पे एक अंक कौन सा है, 2 है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, 41, यानी 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी दशमलव के बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा तो उसमें 3 को ले लेंगे, 1 2 3 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों एक तो यहाँ पर हो रहा है और 2 यहाँ पर हो रहा है। देखो एक तो यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 अंक छोड़ा, 2 छोड़े, 3 छोड़े, 3 छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं का गुणनफल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे बता देता हूं 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं। आपको पता है 2 ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है, आगे माइनस लगा हुआ होता है दोस्तों। तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे फॉर्मूला है -a × -b, तो माइनस माइनस प्लस होगा, a × b हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल है ना, मैं एग्जाम्पल को अलग से कराऊंगा। आपको मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी करने के बाद में क्या होगा, आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। तो एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आपके जो भी एमपीटेट में रीट में 2-3 प्रश्न आएंगे, आप एकदम एक्यूरेट करके आओगे, ये मेरा आपसे दावा है और वादा भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हम भाग देना आपको आता होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ भाग में होता क्या है दोस्तों। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, जैसे हमें 9 में 3 का भाग देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो भाजक जो होता है वो तो 3 होता है, और ये भाज्य जो होता है वो क्या होता है, वो 9 होता है। और जो भागफल क्या होता है, जैसे मैं 9 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो आपका भागफल 3 हो जाएगा, और शेषफल यहाँ पर 0 आएगा, तो ये शेषफल यहाँ 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसका हमें भाग देना होता है वो भाजक होता है, जिसमें देना होता है वो भाज्य होता है, और जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और जो शेषफल बचता है नीचे वो रिमाइंडर कहते हैं, या फिर उसको शेषफल कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला और बता दूं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको ये दिया गया है, हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, और हम इसके बराबर फिर इसको रख देते हैं। तो दोस्तों आप देख लें, आप भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, हमारा
भाज्य भाजक भागफल वाला समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की समझ में ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और उसको फिर से देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं समझ सकता हूँ इसमें बहुत सारे लड़के गलतियाँ करते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस दौर से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं टपका दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखना अच्छे से कि भाजक जो भाग देते हैं जिसका हम, वो भाजक होता है, जिसमें देते हैं वो भाज्य होता है, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और जो नीचे रिमाइंडर के रूप में बचता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम आगे, ये पूरा हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे भिन्न की। दोस्तों भिन्न क्या होता है? भिन्न दोस्तों P/Q की फॉर्म होती है, एक परमेय संख्या जैसी ही होती है भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी कई प्रकार होते हैं, मैं आपको एक तरफ से सबका बता दूंगा दोस्तों। इसमें जैसे P और Q है, P/Q की रूप में इसको लिखते हैं, नोट करते हैं। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पर Q जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा, यहाँ पे जैसे 3/5 एक भिन्न है, आपको पता है, तो यहाँ पर 3 क्या होता है, 3 को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, या 3 को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, या न्यूमरेटर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं दोस्तों। और जो 5 होता है इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हर कहते हैं, तो हम बोलते हैं अंश बट्टे हर, है ना। और हर जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अब देखो साधारण भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का हर 10 की घात न होकर कोई अन्य संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस भिन्न की नीचे मतलब हर में 10 की पावर वाला कोई नंबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, हमारा साधारण भिन्न कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें 10 की पावर में घातांक संख्या दे रखी होती है, जैसे 10 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, वो आपका हर के रूप में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दशमलव भिन्न कहते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि भिन्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों। देखो ये कह रहा है सम भिन्न। सम भिन्न का मतलब क्या होता है, जिनके हमें कई सारे भिन्न दे रखी हों और जिनके हर समान हों। जैसे यहाँ पर आपको ये सारे भिन्न दे रखी हैं 1/2, 3/2, 5/2 और 13/2। दोस्तों यहाँ आपको सारी भिन्नों के जो हर हैं वो सेम है, 2 है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सम भिन्न बोलते हैं। और विषम भिन्न क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हर सेम थे, यहाँ पर हर जो है सेम नहीं होंगे दोस्तों, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे उचित भिन्न की। दोस्तों उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें अंश हर से सदैव छोटा होता है। आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो होता है हर से सदैव छोटा होता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं एग्जांपल को, 1/2 है तो देखो यहाँ भी अंश हर से छोटा है, 2/3 है और 4/5 है दोस्तों, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं दोस्तों। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब हमें पता है उचित भिन्न में अंश हर से सदैव छोटा होता है तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, अनुचित भिन्न में अधिक होगा। तो आप देख लीजिए 5/2, तो देखो आंसर 5 2 से बड़ा है, 7/3, 9/5 दोस्तों। तो अनुचित भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, कि जिसमें अंश हर से बड़ा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुचित भिन्न हो जाएगा। अब दोस्तों संयुक्त भिन्न क्या होता है दोस्तों, आप देख लीजिए जरा, संयुक्त भिन्न कैसे होती हैं। संयुक्त भिन्न इस तरह की होती हैं, इसमें एक अलग से जुड़ा हुआ पार्ट भी होता है। जैसे यहाँ पर 1y ऐसे इसको बोलते हैं 1 सही 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर एक किसका काम क्या कर रहा है, अगर एक नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते, हम उसको उचित भिन्न बोल देते, क्योंकि भाई अंश छोटा है किससे, हर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक भी आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त भिन्न बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देख लिया आप, ये 3 सही 1/5। दोस्तों इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 सही 4/5 है, इसका मतलब ये होता है मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 होगा प्लस 4 ऊपर दे रखा है वो अपॉन नीचे, तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो संयुक्त भिन्न होती है वो अनुचित भिन्न का ही एक पार्ट है।
आगे समझ में हम क्या कह सकते हैं कि जो संयुक्त भिन्न है वो एक अनुचित भिन्न का ही क्या है, एक पार्ट है। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर 5/2 है दोस्तों, जैसे मैं 5/2 में 2 का डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा बताइए, 2 बार भाग जाएगा ना, 2 दूनी 4 होते हैं और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा ऊपर आ गया, शेषफल ऊपर आ गया और भाग किसका दे रहे थे, 2 का, तो 2 आ गया दोस्तों। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/2। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जो संयुक्त भिन्न होती है वो अनुचित भिन्न का ही एक भाग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम व्युत्क्रम भिन्न की। दोस्तों यदि हमें कोई भिन्न दे रखी हो जैसे 2/3, मैं आपसे पूछूं 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 जो होगा वो उसका एक व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अब बात करते हैं दोस्तों सतत भिन्न के बारे में। दोस्तों देखो सतत भिन्न में क्या होता है, हमें कुछ इस तरह की भिन्न दे रखी होती है 3 + 2 और 4+ ऐसे हमें भिन्न दे रखी होती है। दोस्तों इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे, ये वाला भाग सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में हम इस वाले पूरे भाग को सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो भिन्न होगी उसको बना देंगे, उसके बाद पूरे भाग को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये होती है आपकी सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम, देखो समतुल्य भिन्न, एक भिन्न होती है समतुल्य भिन्न। दोस्तों इसका मतलब ये होता है जैसे आपको दे रखा है 1/2 और 2/4, 4/8। अब देखिए आप यहाँ से 2 से 4 काट देंगे, 1/2 हो जाएगा, इससे काट देंगे 2 हो जाएगा। तो ये समतुल्य भिन्न कहलाती है क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती है दोस्तों, एक जैसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब बात करेंगे हम भिन्न की अवधारणा। दोस्तों जैसे आपको कोई भिन्न दे रखी है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है कि मेरे पास दोस्तों 4 हिस्से हैं, मैं 4 हिस्सों में से मैं एक हिस्सा क्या ले लूँ, कवर कर लूँ, या एक हिस्सा ले लूँ, तो हम उसको क्या बोल देंगे, 1/4 के रूप में तब्दील कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आपके समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 4 हिस्से हैं, 4 में से मैंने एक ले लिया, एक को कवर कर दिया, एक को ब्लैंक कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने एक को स्पेशल मान लिया है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भिन्नों का सरलतम रूप। दोस्तों यदि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल को देख लेते हैं 125/135 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमें इसको सरलतम रूप में कैसे बदल सकते हैं दोस्तों, आप देखिए जरा, जैसे 125 है या 135 है, मैं इसमें 5 का डिवाइड दे सकता हूँ और 5 का डिवाइड मैं दूंगा 125 में, तो दोस्तों कितना आएगा, 25 आएगा। इसी प्रकार से मैं 135 में दूंगा तो कितना आएगा, ये 25 आया, ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/27 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसकी उचित भिन्न क्या हो जाएगी, 25/27 इसकी उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको भिन्नों का चित्र में निरूपण को आप देख सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। देखिए यहाँ पर जो बताया था मैंने वही प्रोसीजर है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम भिन्नों पर संक्रिया। भिन्नों पर संक्रिया कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जोड़, घटाना, गुणा, बाकी बात कर रहे हैं, तो भिन्नों पर भी ये संक्रिया आसानी से हो सकती है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, आपका प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, एक प्रश्न इसमें से 100% निकल के आएगा भिन्नों की संक्रियाओं से संबंधित, क्योंकि सामान्य जोड़ घटाव तो सब जानते हैं, लेकिन भिन्नों से संबंधित कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आते हैं और फिर आपके लेवल के हिसाब से यहाँ से पूछा जाना भी जरूरी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं भिन्नों के योग के बारे में दोस्तों। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं जूम कर देता हूं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, अब मैं यहाँ पे 3 भिन्न दे रखी हैं, 1/6, 3/6 और 5/6 दोस्तों। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर नीचे क्या है, 6 6 6 है, तो हमें इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। ऊपर की संख्याओं को तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 + 1 यानी 9 हो जाएगा। 9 में मैं 6 का भाग दूंगा, ठीक है, 9/6 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 6 में 3 का भाग 2 बार चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये तो रही बात जब हमारे पास हर समान थे उस कंडीशन में, लेकिन जब हर हमारे पास असमान दे रखे हो दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए जरा। जैसे यहाँ पर 5/3 है, +2/5 है और 3/10 है,
यानी कि यहाँ पर जो हर दे रखे हैं असमान है, एक बार 3 दे रखा है, एक बार 5 दे रखा है, एक बार 10 दे रखा है। दोस्तों अपन को करना क्या है, 3, 5 और 10 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो देखो आप इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ जाएगा। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार शॉर्ट रूम में। जैसे यहाँ पर 3, 5, 10 है ना, 3, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 हो जाएगा। 5 का मतलब 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से प्राइम नंबर्स हैं। हमें किसी भी संख्या के जो गुणनखंड करते हैं वो प्राइम नंबर्स में करते हैं दोस्तों। जैसे 10 है तो 10 को हम प्राइम नंबर से, देखो 2 हो गया, 2 × 5 हो गया दोस्तों। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 उठाऊँगा, तो 3 यहाँ से मैं 5 उठा लूँगा, एक बार ही लूँगा 5, और 2 है तो बच्चा कुचा 2 भी ले लिया। तो देखो दोस्तों, 5 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों। मैं इसको आपको विस्तार से अलग से भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं ऐसा ही करता हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद में मैं इसका एलसीएम, पहले आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद में यहाँ से मैं आगे का मैटर जो है आपको कराता हूँ, ताकि आपको यहाँ से आगे समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है एचसीएफ एलसीएम का बहुत जानना दोस्तों। तो मैं उसके लिए मैंने नोट्स सब तैयार नहीं किए थे, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले अपने जो नोट्स बनाऊँगा उसके थ्रू आपको मैं बता दूँगा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एमपी टेट रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करे। ठीक है दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत।